हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर सैंपल पेपर का दूसरा पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। आज इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट के बेसिस पर क्वेश्चन किया गया। आप चार्ट को देखिए, ये चार्ट शो कर रहा है गरीबी के डिफरेंस को। मीनिंग ये यहां पर दिखाया गया है 1973-74 में गरीबी का परसेंटेज क्या था और 2011-12 में गरीबी का परसेंटेज क्या है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उन 4 स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। मतलब सीधी सी बात कहूं, उसमें लिखा है कि इस दंड आरेख बार डायग्राम जो ये दिया गया है कि जो डिफरेंस आया है गरीबी के अंदर किन 4 बड़े स्टेट्स में, नीचे 4 स्टेट दिए हुए हैं क्योंकि, तो इससे आइडिया लगाना होगा आपको, किन 4 स्टेट में गरीबी सबसे ज्यादा कम हुई है। तो अब अगर आप इस दंड आरेख को देखो तो उससे क्या पता चल रहा है। आप जरा फोकस कीजिए इस दंड आरेख को। साफ तौर पर पहला, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। हम यहां परसेंटेज भी निकाल के देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परसेंटेज निकालने का भी मेथड होता है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बात को बता भी देंगे, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। जैसे 49 दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में पहले वाला, और बाद में 9 हो जाता है। दोनों का गैप लेकर स्टार्टिंग से डिवाइड करके आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो। यहां पर गैप काफी बड़ा दिख रहा है, तो आंध्र प्रदेश तो एक स्टेट है जिसने गरीबी को काफी कम किया है। दूसरा, आप वेस्ट बंगाल की तरफ देखिए, सबसे लास्ट वाला, वहां 63 था पहले, फिर 20 है। गैप यहां पर भी बहुत बड़ा दिख रहा है। इसी तरह तमिलनाडु के अंदर भी आप देखिए गैप बहुत बड़ा दिख रहा है, 55% था, सीधा 11 हो गया। इस तरह से 3 स्टेट तो क्लियर होते हैं। कई बार जरूरी नहीं होता कि हम सारा निकालें, जहां 3 स्टेट आ रहे हैं तो चौथे स्टेट का आइडिया निकलता है। अब हम जैसे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में देखते हैं तो तमिलनाडु है, हमने अभी ऊपर बताया। गुजरात नहीं था, बिहार नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो आंध्र प्रदेश है, तो गुजरात और बिहार तो नहीं है, ये बात क्लियर, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, तो उसमें से सिर्फ बंगाल ही आ रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं है। राजस्थान अगला है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तो आया ही नहीं ऑप्शन में, ऊपर हमने अभी चेक किया। डी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश था उसमें, पश्चिम बंगाल था उसमें, तमिलनाडु था उसमें, और चौथा फिर आइडिया लग गया राजस्थान ही होगा, क्योंकि 3 अगर क्लियर है तो चौथा राजस्थान इसमें है, इसलिए क्लियर हो जाता है। चार्ट से आप निकाल भी सकते हो, लंबा प्रोसेस है, कुछ आइडियाज लगाए जाते हैं। थ्योरिकल भी लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने बहुत तेजी से गरीबी को कम किया है। तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तो क्लियर था, राजस्थान और तमिलनाडु को इसमें और दिखाया गया परसेंटेज वाइज, तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन ही माना जाएगा। इसी के साथ एक नीचे एक ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन है, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि पहचानिए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है गरीब व्यक्तियों के संदर्भ में। जैसे संपत्ति के साथ आय की कमी, मानव पूंजी की कमी। देखो, गरीब व्यक्तियों के संदर्भ में सबसे बड़ा जो गलत कथन है वो है सी, औपचारिक क्षेत्र में। गरीब आदमी औपचारिक क्षेत्र, बिजनेस नहीं करता है, काम नहीं करता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, इनफॉर्मल काम करता है। तो गरीब आदमी में मानव पूंजी की कमी होती है, ये सत्य है। सार्वजनिक सुविधाओं पर वो निर्भर रहता है, ये भी सत्य है। संपत्ति के साथ साथ उसकी आय भी कम है, ये भी सत्य है। लेकिन वो औपचारिक क्षेत्र में काम करता है, ये गलत है। तो सी ऑप्शन है इसका। ये आसान सा क्वेश्चन है। ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। यहां पर अब आपको 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर एक चार्ट दिया गया है। उस चार्ट में प्रति व्यक्ति आय के डेटा हैं 51 से लेकर 2016-17 तक। मृत्यु दर के डाटा हैं, शिशु मृत्यु दर के हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बजाय आपसे साक्षरता के भी हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दिए गए आंकड़ों के अनुसार 51 और 16 के बीच कितनी बड़ी है। यह बात तो क्लियर है कि प्रति व्यक्ति आय बड़ी है। जैसे कि 51 में
7.651 है और 16-17 में 77.659 है। तो ये पूछ रहा है, सिर्फ सीधा सा पूछ रहा है वो, आप ये बताइए कि कितने परसेंट बढ़ी है। बढ़ी तो है, कितने परसेंट बढ़ी है। अब पिछले क्वेश्चन की परसेंटेज निकालने का मेथड भी यहां समझ में आ जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है परसेंटेज के, लेकिन हमें यहां परसेंटेज खुद निकाल के देखनी पड़ेगी कि कैसे आएगी। परसेंटेज निकालेंगे 32 नंबर क्वेश्चन के लिए तो इस तरीके से हमारे को 16-17 के अंदर जो अमाउंट मिला है वो 77.659 है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं 77.659 और जो पहले 51 में है वो है 7.651। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं जो कि आएगा 70.008। डिफरेंस इतना है। अब इस डिफरेंस की हम एक परसेंटेज निकालते हैं और उसका मेथड ये रहेगा कि जो आपका डिफरेंस आया है 70.008 और जो स्टार्टिंग है जिससे हमें डिफरेंस निकालना है वो है 7.651 इंटू 100। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 95.0176% आता है, दैट इज 9591.5%। तो आपको आंसर जो है, ऑप्शंस जो अब आप देखोगे, 4 ऑप्शन आपके पास आए हैं, उनमें से ए ऑप्शन में साफ साफ लिखा है 915%। तो क्लियरली ए आंसर है। हमने आपको यहां पर परसेंटेज निकाल के दिखाई है किस तरह से। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में आप गरीबी के डिफरेंस का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर से बता देते हैं, पहले दोनों का डिफरेंस निकालिए, उस डिफरेंस को डिवाइड कीजिए स्टार्टिंग से, इनटू 100 करके परसेंटेज आ जाती है आपकी। तो इसके लिए आपका जो 32 नंबर के लिए जो आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा ए। तो 32वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है 915%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग के बारे में है। एक अभिकथन है, एक स्टेटमेंट है और उसका एक रीजन है। स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता के बाद के भारत में बिचौलियों का उन्मूलन, ये बात आपने पढ़ी है कि बिचौलियों को खत्म किया गया। जो जमींदार थे उससे भूमि के समान वितरण का लक्ष्य पूरी तरह से पूरा हो गया। बिल्कुल गलत है, बिचौलिए खत्म हो गए हैं। समान वितरण तो आज तक नहीं है, उस टाइम क्या पूरा होगा। समान वितरण की सोच, समानता लाने की सोची गई, कई सारे सुधार किए गए। बिचौलियों के उन्मूलन से समान वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो तो आज भी नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह कथन बिल्कुल ही गलत है। दूसरा इसका कारण दिया गया है कि बड़े जमींदारों ने भूमि सीमा कानूनों को चुनौती दी। ये बात क्लियर है, मैंने बताया भूमि सुधार कानून बनाए सरकार ने भूमि सीमा तय करने के लिए ताकि वितरण सही हो, लेकिन उन्होंने, बड़े जमींदारों ने उसे चुनौती दी। कुछ कार्यान्वयन में देरी हुई, बाद में कानून से बच भी गए। ये बात क्लियर है, ये सत्य है। तो एक बात क्लियर है कि पहली जो अभिकथन है वो एक तो गलत है और उसका ये कारण भले ही सत्य है, लेकिन पहला जो ऑप्शन है, वो पहला जो पॉइंट है वो गलत है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, क्योंकि अभिकथन तो असत्य है। हाँ, कारण सही है, दोनों का कनेक्शन समान वितरण से है, इसलिए जो कथन है वो गलत है, लेकिन उसका जो कारण है वो बिल्कुल सही है कि कई लोग बच गए, इसीलिए तो समान वितरण नहीं हो पाया। ये बात ठीक है। तो इस 33 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा कि आपका कथन जो है वो गलत है लेकिन कारण सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बतानी है कि कौन दोनों सही है या एक सही है। समझिए इस बात को। क्या है? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उद्भव ने औपचारिक ऋण प्रणाली की बाधाओं में कमी सुनिश्चित की। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में काम करते हैं, औपचारिक रूप से ऋण देते हैं, गरीबों को ऋण देते हैं, अपने मेंबर्स को ऋण देते हैं। औपचारिक क्षेत्र है ये, और औपचारिक में ये इजीली लोन देते हैं। तो ये बात सही है
कि इनका जैसे से उद्भव हुआ है, स्वयं सहायता समूह बने हैं, ऋण में जो बाधाएं आती थी किसानों को वो सॉल्व हुई हैं, तो ये कथन सही है, बिल्कुल बहुत सही माना जाता है। और दूसरी बात, लेकिन एक और जो कथन है वो है स्मॉल हेल्प जो ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, उधार मुख्य रूप से इनके सदस्यों द्वारा उपभोग के उद्देश्य तक सीमित है। हालांकि अजीब लगता है कि स्वयं सहायता समूह लोन देते हैं गरीब किसानों को, यूज उन्हें उत्पादन में करना चाहिए, लेकिन कमी यही है कि इनको जो ऋण लिए जाते हैं इनके द्वारा, जो स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण, इनके मेंबर उपभोग में लगा देते, शादी ब्याह घर के खर्चों में इसे खर्च कर देते हैं, बिजनेस में कम, घर के कामों में ज्यादा करते। ये बात क्लियर है, देते तो बिजनेस के लिए लेकिन करते उपभोग के लिए हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है। तो 34 नंबर के लिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। 35 में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मुद्रा गुणक का मूल्य मौद्रिक प्रणाली में प्रचलित आरक्षित अनुपात द्वारा निर्धारित होता है। पहले आप समझ लीजिए मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक का फॉर्मूला होता है (1/LRR), यानी कि जो रक्षित अनुपात है, कानूनी अनुपात है। तो ये जो स्टेटमेंट है, मुद्रा गुणक का मूल्य मौद्रिक प्रणाली में प्रचलित आरक्षित अनुपात द्वारा तय होता है, तो सही है, क्योंकि मुद्रा गुणक का कनेक्शन LRR से है और ये जो वर्ड है आरक्षित अनुपात, यही है लीगल रिजर्व जो रखना पड़ता है हमेशा बैंकों को, केंद्रीय बैंक के पास और अपने पास, और मुद्रा गुणक इसी से निकाला जाता है। तो इस हिसाब से कथन 1 जो है वो बिल्कुल राइट है। और कथन 2, साख निर्माण की प्रक्रिया आरक्षित अनुपात के मूल्य से प्रत्यक्ष संबंधित है, ये गलत है। आरक्षित अनुपात से नहीं, साख निर्माण मुद्रा गुणक पर निर्भर करता है। यहां से जो मुद्रा गुणक निकलता है उससे साख निर्माण होता है, इनडायरेक्ट वे में जुड़ा हुआ है। मुद्रा गुणक से निकलता है, मुद्रा गुणक निकलता है LRR से, आरक्षित अनुपात से। फिर जो मुद्रा गुणक निकलता है उससे साख निर्माण का रेशो निकलता है। तो साख निर्माण का कनेक्शन LRR से नहीं है, साख निर्माण का कनेक्शन मुद्रा गुणक के साथ है। उन्होंने कहा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लिखा होता तो यह सही होता। तो साख निर्माण प्रत्यक्ष रूप से LRR से जुड़ा हुआ नहीं है, इनडायरेक्ट है, यानी दूसरा कथन गलत है। तो इसका जो आंसर बैठता है वो सी बैठता है कि पहला कथन सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है, फॉल्स है। तो सी ऑप्शन में जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 36, हमें टाइम सेटल करना है। 4 ऑप्शन है। महान विभाजन वर्ष 1921, मैं आपको बता देता हूं, इस बाद हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का परिचय 1850 में हुआ। स्वेज नहर 1869 में हुई, 1869। तो अब आप कालक्रम सेटल कर लीजिए, सही कम से ज्यादा की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहले क्या हुआ, थर्ड पॉइंट रेलवे 1850, उसके बाद स्वेज नहर 1869, फिर टिस्को 1907, महान विभाजन वर्ष 1921। तो ऑप्शन नंबर डी, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड 1, ये टाइम पीरियड सेटल होता है, इसका क्रोनोलॉजी सेटल होती है। तो 36 का आंसर जो है वो है आपका डी। तो अब चलते हैं 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि कथन दिया हुआ है वहां भी कि 2 देशों के बीच अदृश्य वस्तुओं का व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का भाग है। अदृश्य वस्तु, नोटिस कीजिए, पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी के लेन देन आते हैं, चालू खाते में आते हैं दृश्य मदे, अदृश्य वस्तुएं, एक पक्षीय भुगतान। यह कह रहा है स्टेटमेंट में कि 2 देशों के बीच अदृश्य वस्तुएं यानी सेवाएं, यहां अदृश्य वस्तुओं का मतलब सेवाओं से है,
का व्यापार भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का भाग, बिल्कुल गलत। पूंजी खाते में सिर्फ पैसे का लेन देन आता है, ऋण आते हैं, उधार निवेश आता है, वो चीजें आती हैं। ये जो अदृश्य वस्तुएं हैं ये पूंजी खाते का नहीं, चालू खाते का भाग होता है, याद रखिए। इसलिए ये जो अभिकथन है वो बिल्कुल गलत है। कारण जो दिया गया है वो ये कि वह लेन देन जो किसी देश की संपत्ति देता, आगे देखो, संपत्ति देता की स्थिति को शेष विषय के संबंध में प्रभावित करते हैं, पूंजी खाता लेन देन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात। संपत्ति, पूंजी, लेना देना पूंजी खाते का सौदा है, उसी में शामिल होता है। तो कारण तो सही है, संपत्ति का लेना देना, लेकिन जो कथन है वो बिल्कुल गलत है और उसकी सही व्याख्या भी नहीं है। वो ऊपर आप बात कर रहे हो वस्तुओं सेवाओं की, नीचे बात संपत्ति की, तो इस हिसाब से जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। और कथन तो गलत है, कारण सही है, तो डी इसका जो आंसर है वो रहेगा। 38 मांग जमा में क्या शामिल होता है? मांग जमा जिससे ग्राहक कभी भी मांगे मिल जाएगा। बचत खाते का पैसा मांगो मिल जाता है। सावधि खाता यानी टाइम डिपॉजिट, वो फिक्स टाइम बाद मिलता है। डाकघर बचत का भी टाइम अपना होता है। चालू खाता जब मांगो मिल जाए, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का पैसा मांग जमा ही होता है, मांगो मिल जाएगा। बचत खाता मांगो मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है जो आपका नंबर 1 और नंबर 3, ये सही है। तो आंसर की तरफ चलिए, देखिए उसमें लिखा है 1 और 2। अब मैंने बोला सावधि खाता तो आता नहीं है, 1 और 3 आता है, डाकघर भी नहीं आता है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा 38 का वो रहेगा सी, कि मांग जमा में शामिल हैं 2 चीजें, एक बचत खाता जो भी मांगने पर ग्राहक निकाल सकता है कभी भी बैंक जाकर, चालू खाता भी कभी भी निकाल सकता है। तो 38 का आंसर जो है वो सी है, पहला और तीसरी चीज मांग जमा का हिस्सा है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में फिर से कथन आता है कि चूंकि कई कारणों से कृषि ऋण की उधार की किस्त अदा नहीं करने की कालानुक्रमिक रूप से काफी अधिक हो गई है। अब किसान उधार लेते हैं, समय के साथ साथ वापस तो करते नहीं है उधार नहीं, इसलिए ग्रामीण बैंकों को नकदी का संकट का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही बात। देखो बैंक चलता है, आप उसमें पैसे ले जमा कराएं, वापस करें। अब बैंक किसान जो है उधार तो लेता है लेकिन वापस करता नहीं है, लंबे टाइम तक वापस नहीं करेगा तो बैंक आगे कहां से उधार देगा? उसकी तो नकदी का संकट हो जाएगा। कारण दे रखा है उचित भंडार सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत सी कृषि उपज बर्बाद हो जाती है। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट दूसरी भी सही है कि उचित भंडारण नहीं होता इसलिए कई सारी फसल बर्बाद हो जाती है। समझ आइए, स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन ए का आर जो है वो व्याख्या उसकी नहीं है। ऊपर कुछ और है, ऊपर है ऋणों के बारे में, नीचे है मार्केटिंग के बारे में, तो दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दोनों सही। तो बी ऑप्शन में ऐसा है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण में सही लिखा है कि उचित भंडारण नहीं होने से फसल बर्बाद होती है, कारण सही है, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है लिखा ना। कथन की सही व्याख्या नहीं है, ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। चलिए 40 नंबर पर चलते हैं। यहां भी उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। अभिकथन कि स्वतंत्रता के बाद से भारत भर में बहुत से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि उन्होंने बागवानी को आय के द्वितीयक स्रोत के रूप में बनाया। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे किसान खाद्यान्न फसलों से की तरफ छोड़कर बागवानी की तरफ गए हैं, फलों का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों का कर रहे हैं, मसालों का कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स का कर रहे हैं। तो बागवानी ने बहुत से किसानों की स्थितियों को सुधारा है। ये बात बिल्कुल सही है कि कई किसान बागवानी से अच्छे हुए हैं। कारण बदलती जलवायु और मिट्टी की स्थितियों ने भारत को विविध बागवानी फसलों के उत्पादक होने का एक अतिरिक्त लाभ दिया। बिल्कुल सही बात।
असल में हमारा किसान क्यों बागवानी में सफल हुआ है आप समझिए, क्योंकि हमारे देश की जलवायु मिट्टी हर एरिया में अलग अलग है। जैसे साउथ में जाइए तो मसाले बहुत अच्छे हैं, यूपी साइड पर बागवानी बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र में बागवानी बहुत अच्छी है फलों की, तो ऐसा है। ऊपर अगर हम जाएं जम्मू कश्मीर की तरफ, वहां पर भी ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं, साउथ में भी ड्राई फ्रूट्स कई जगह अच्छे होते हैं। अलग अलग जलवायु मिट्टी की स्थितियों ने बागवानी फसलों का भी फायदा हमको दिया है। तो बिल्कुल पहली बात, पहला कथन भी सत्य है और उसका कारण भी जो है वो भी बिल्कुल सत्य है। तो 40 नंबर के लिए हमारा ए ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर। नीचे देखने की जरूरत ही नहीं हमें, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां भी एक अभिकथन और कारण दिए गए हैं और आपको सही चुनाव करना है। स्टेटमेंट है मांग जमा को भुगतान का एक सुविधाजनक तरीका माना जाता है। अभी भी हम मांग जमा के बारे में बात कर रहे थे, जो मांगने पर मिल जाती है, और भुगतान आमतौर पर मांग जमा में होता है। आमने सामने वाला पैसे मांगता है, कैश मांगता है, मांग जमा में कैश भी आता है, चेक भी आते हैं, चालू खाते से पेमेंट हो जाती है, सेविंग से हो जाती है, तो यहां तक कि उच्च मूल्य के लेन देन का भी है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भुगतान आज के टाइम पर मांग जमा के तरीके से होता है। उच्च मूल्य मतलब बड़े बड़े भुगतान भी इसी से होते हैं, चेक से होते हैं, चालू खाते से होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए जो कारण दिया गया है कि मांग जमा प्रकृति में गैर निकासी योग्य है। देखो वर्ड पर जाओ, हिंदी में थोड़ा मुश्किल वर्ड है। गैर निकासी मतलब जिसे हम निकाल नहीं सकते। अरे मांग जमा तो वो है जो मांगने पर तुरंत मिलती है, चालू खाता, सेविंग खाता तुरंत मिलता है। ये कह रहा है गैर निकासी योग्य है, मतलब गैर निकासी का मतलब नॉन एग्जिट, निकाल नहीं सकते आप। गलत है बिल्कुल। और इन्हें चेक और अन्य समान भुगतान साधनों से जारी करके वापस नहीं ले सकता, बिल्कुल गलत है। ये तो चेक वाले ही होते हैं मांग जमा, तो मतलब कारण तो बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट मैच ही नहीं कर रही है आपस में, तो कारण बिल्कुल गलत है। और स्टेटमेंट पहली जो है वो बिल्कुल सही है, कारण बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें आता है कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो सी ऑप्शन पर हम चले चलते हैं। 42 पर चलते हैं। अब हम यहां पर एक फोटो दी हुई है आपको, निम्न उत्पादन, और दो जगह खाली छोड़ी गई। नीचे जो है एक लो सेविंग निम्न बचत दी गई है। निम्न उत्पादन, निम्न बचत, ये दो तो दिए हुए हैं, बीच में दो खाली हैं। देखो ये एक उत्पादन का चक्र है। अगर उत्पादन कम होगा, बचत कम क्यों होती है? जब आय कम हो। तो ए ऑप्शन में आएगा निम्न आय, क्योंकि निम्न उत्पादन निम्न आय तो निम्न बचत होगी तो निवेश भी कम होगा, क्योंकि निवेश तो बचत से होता है, और निवेश कम होगा तो फिर उत्पादन कम होगा। तो आइडिया लग जाता है कि निम्न उत्पादन से निम्न आय से निम्न बचत से निम्न निवेश, फिर निम्न उत्पादन। तो ए जगह पर अब हम ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं वो है आय का निम्न स्तर, पहला ऑप्शन यही है, और निवेश का निम्न स्तर। आगे निवेश का निम्न स्तर और आय का निम्न स्तर वो नहीं आएगा, पहले आय का निम्न स्तर और फिर निवेश का निम्न स्तर। बाकी तीनों ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। आय कम होती है तो बचत कम होती है, तो निवेश कम होता है तो उत्पादन कम होता है। तो ए आंसर क्लियर है यहां पर। अच्छा, वो ये जो क्वेश्चन है ये वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये है कि अर्थशास्त्री गरीबों की पहचान उनके व्यवसाय और संपत्तियों के आधार पर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। शहरी गरीब ज्यादातर ग्रामीण गरीबों का अति प्रवाह है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि गांव से ही लोग गरीब होते हैं, शहरों में आ जाते हैं तो शहरों में भी गरीबी बढ़ जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए ऑप्शन इसका आपका रहेगा। लेकिन ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 43 पर कि सुश्री रमनप्रीत ने एक नया व्यावसायिक उद्यम स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है रमनप्रीत ने। वहां अपने वो जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम के दौरान प्रशिक्षण की दिशा में एक बड़ी राशि खर्च करती है। मतलब वो अपने कर्मचारियों को कुछ सिखा रही है, उस पर पैसा खर्च कर रही है। यह मानव पूंजी निर्माण की दिशा को प्रकाशित करता है। बिल्कुल सही बात। मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है, आप जानते हैं, काम पर प्रशिक्षण कि उद्यमी अपने यहाँ लोगों को रखते हैं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं, उन पर खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कौशल बढ़े,
निपुणता बढ़े, इसीलिए करते हैं। और निपुणता कुशलता बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ता है। तो काम पर प्रशिक्षण मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है जो कौशल, उत्पादकता, दक्षता को बढ़ाता है। तो यहां ये कहता है कि चिन्हित कीजिए कि रमनप्रीत में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण में सीधे योगदान नहीं देता। कौशल और विशेषज्ञता जोड़ता, बिल्कुल सही बात है। कार्य पर प्रशिक्षण दिया ही क्यों दिया गया है? ताकि कर्मचारियों का कौशल बढ़े। बी भी ठीक है, दक्षता में सुधार हो। डी भी ठीक है, उत्पादन की उत्पादकता बढ़ती है, साधनों की उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, दक्षता बढ़ती है, कौशल और विशेषज्ञता बढ़ती है, इसीलिए तो प्रशिक्षण दिया है। लेकिन ये जो सी पॉइंट है, लिंग समानता, आपस में ये कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कोई लेडीज जेंट्स की बात हो नहीं रही है कि लेडीज कर्मचारी हैं या जेंट्स कर्मचारी हैं, तो ऐसा तो कुछ यहाँ हो नहीं रहा है। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो काम के दौरान प्रशिक्षण का लिंग समानता सुनिश्चित करने वाला जो एंगल है मानव पूंजी निर्माण से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सी जो है इसका आंसर है, ये कहीं मानव पूंजी निर्माण से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में है कि मान लीजिए किसी देश का व्यापार संतुलन BOT 20,000 करोड़ का अधिशेष दिखाता है, यानी सरप्लस है, और व्यापारिक वस्तुओं का आयात उसके निर्यात से आधा है। तो निर्यात का मूल्य आपको निकालना है। देखो मैं आपको समझाना चाहूंगा ये कैसे निकालते हैं। BOT का जो फॉर्मूला है वो होता है निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात। BOT में शो कर रहा है ये सरप्लस है 20,000 का, और कह रहा है कि आयात निर्यात से आधे हैं। यहां पर 20,000 आया है, आयात निर्यात से आधा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप ऑटोमेटिकली आधा डालकर अमाउंट डाल सकते। 30,000 यहां डालोगे, उससे आधा 15 डालोगे, 30 में से 15 माइनस होंगे तो 20,000 आंसर नहीं आएगा, 24,000 में भी नहीं आएगा, 35,000 में भी नहीं आएगा। लेकिन 40,000 अगर आप निर्यात में 40,000 डालते हो, आयात उससे आधा है 20,000, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 40,000 माइनस 20,000 अगर आप करते हो तो 20,000 आता है। सीधी सी बात यहां मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि निर्यात 40,000 हो, उसका आधा आयात 20,000 हो, तो BOT कितना आएगा? 20,000। यही उसने दिया है कि BOT में अधिशेष है 20,000, यानी आंसर 20,000 है। 20,000 कैसे आएगा? अगर निर्यात हो 40,000, उसका आधा आयात 20,000, माइनस करेंगे 20,000। बहुत आसान क्वेश्चन है। BOT का ये फॉर्मूला होता है निर्यात माइनस आयात। तो ये 44 नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, और इसका जो आंसर रहेगा वो बी है। चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 45 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर भी 2 स्टेटमेंट है कि भारत सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए पिरामिड के तल पर, पिरामिड के तल ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है, अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने हेतु टपकन दृष्टिकोण को अपनाया है, यानी ऊपर से नीचे तक हर आदमी को फायदा मिले, ये सोचा है। हर गरीब तक नीतियां, कार्यक्रमों का फायदा पहुंचे। बिल्कुल ये पता है हमको कि भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए ट्रिकल डाउन अप्रोच अपनाई है। ये टपकन दृष्टिकोण का मतलब ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण है। पिरामिड आप जानते ही हो, पिरामिड ऊपर कॉर्नर से नीचे तक हर एक तक लाभ पहुंचाने की नीति, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है। और दूसरा कथन है कि वर्षों के अनुभव आंकड़ों से पता चलता है कि ये सिद्धांत वांछित परिणाम नहीं निकला। ये बात दिख रही है, गरीबी तो अभी भी है। नीचे तक पहुंचाने का जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है चली जरूर है, लेकिन अभी उसके जो वांछित मतलब जितने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो अभी नहीं आए हैं। तो दोनों कथन सत्य हैं। ए ऑप्शन हम इसमें लेकर चलते हैं। 46 यहां फिर से एक स्टेटमेंट आ रही है, यदि चालू खाते में
प्राप्तियां और भुगतान एक दूसरे के बराबर है। चालू खाता लेन देन होते हैं, आपको पता है, वस्तु सेवाओं के। प्राप्तियां और भुगतान बराबर हैं तो ये अधिशेष, अरे बिल्कुल सिंपल लाइन, अगर बराबर है तो संतुलन है, अधिशेष या घाटा थोड़ी ना है। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जनरल नॉलेज से ही पता चल जाता है। अगर दोनों बराबर हैं तो अधिशेष थोड़ी ना होगा, अगर बराबर है तो संतुलन होगा। तो पहली स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत है। कारण चालू खाता अधिशेष का अर्थ है राष्ट्र अन्य देशों को ऋणदाता है। अगर अधिशेष है, चालू खाते में फायदा है तो हम दे रहे हैं दूसरे देशों को, और घाटा है तो कर्जदार हैं। ये सही लाइन है, ये सही है, कारण बिल्कुल सही है कि अगर चालू खाते में फायदा है तो हम दूसरों को दे रहे हैं और घाटा है तो हम कर्जदार हैं। तो ये तो सही है। तो पहले का दूसरे से कोई लेना देना तो नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है उसकी, आपस में दोनों का कनेक्शन नहीं है। हाँ, कथन पहला गलत है बिल्कुल, दूसरा सही है। तो डी आंसर हम इसमें लेके चलेंगे, डी आंसर रहेगा इसके लिए। आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका, कोई दूसरे की व्याख्या नहीं है ये। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं लेसन नंबर 1 से जुड़ी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था के। बहुत मैचिंग सी लाइनें हैं, आपको एक सही स्टेटमेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। आप स्टेटमेंट को पढ़िए, आपके दिमाग में थोड़ी पजल पैदा होगी इस स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ए है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई, अंग्रेजों ने जो भारत के लिए अपनाई वस्तु व्यापार शुल्क की प्रतिबंधात्मक नीतियों से ने भारत के विदेशी व्यापार संरचना संगठन मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। स्टेटमेंट में बहुत कुछ सही है कि जो भी उन्होंने प्रतिबंधात्मक नीतियां बनाई उससे हमारे विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा, ये बात हम जानते हैं। हमारे आयात हुए कच्चे माल के ज्यादा, बाहर से हमने माल मंगाया, उससे हमारे देश का व्यापार, हमारे हस्तकला उद्योग खराब हुए। स्टेटमेंट भी में लिखा है कि जो शुल्क की प्रभावी व्यापार नीतियों ने, प्रभावी कहाँ, यहां इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, ऊपर है प्रतिबंधात्मक, प्रतिबंध लगाए हमारे व्यापारों पर कई तरीके से, नीचे लिखा है प्रभावी व्यापार नीतियों ने अनुकूल, अनुकूल तो कुछ था ही नहीं, आपने पढ़ा लेसन के अंदर, ब्रिटिश शासन की नीतियों का भारतीय विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, याद रखिए। अनुकूल कुछ नहीं था, ना कोई प्रभावी नीति थी। अंग्रेजों की नीति हमारे धन के निष्कासन की थी, हमारे धन को लूटने की थी, अपने फायदे के लिए थी। तो बी स्टेटमेंट गलत है। सी, औपनिवेशिक सरकार द्वारा वस्तु उत्पादन और व्यापार की उदार नीति, उदार नीति कुछ नहीं थी उनकी नीतियां प्रतिबंधात्मक थी, उदार नीति नहीं थी, तो ये भी गलत है। और डी है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाई गई वस्तु व्यापार और शुल्क की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार संरचना को अनुकूल, अनुकूल कहा, प्रतिबंध अगर कोई चीज लगाओगे, रोकोगे, अनुकूल नहीं होता, हमेशा प्रतिकूल होता है। पहली स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक तो प्रतिबंधात्मक नीतियां थी औपनिवेशिक अंग्रेजों की और उसने प्रतिकूल प्रभाव डाला, तो ए ऑप्शन राइट आंसर आपका रहेगा इसमें। चलते हैं 48 पर। 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 4 कॉलम हैं, आपको मैच करने हैं, कौन सा है समझिए। प्रवास, प्रवासन, प्रतिभा पलायन होता है, क्योंकि प्रवास में एक देश के लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, प्रतिभा पलायन कहते हैं इसको, ब्रेन ड्रेन। तो ए थर्ड से कनेक्टेड है। शैक्षिक मानकों का निम्न स्तर, घटिया स्टैंडर्ड जो हमारी शिक्षा का है उससे क्या हुआ है, आवश्यक कौशल और शैक्षिक मानक के बीच एक मेल है, तो बी का कनेक्शन फोर्थ से है। जनसंख्या उच्च विकास दर, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से प्रति व्यक्ति विकास में कमी आई है, ये बात है, तो तीसरे सी का कनेक्शन फर्स्ट से है। और उचित जनशक्ति नियोजन का अभाव, जो हमारे देश में जनशक्ति बनी है उसकी वजह से मानव संसाधन की मांग और पूर्ति का असंतुलन है, तो डी का आंसर नंबर 2 है। तो ए का कनेक्शन थर्ड से है, बी का कनेक्शन फोर्थ से है, सी का कनेक्शन 1 से है, डी का कनेक्शन 2 से है, तो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है साफ साफ, तो बी यहां पर आंसर रहेगा। चलते हैं 49 पर। 49 क्वेश्चन जो है
यहां एक थोड़ा सा आपको टिपिकल मेथड से आगे चलना है। यहां एक टेबल है जिसमें सरकारी बजट के आंकड़े हैं 2019-20 के और 2020-21 के। बहुत सारी चीजें डिटेल में देकर आपको इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक एक करके आप इस टेबल को देखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ये पूछ रहा है कि 2019-20 और 2020-21 के बजट के बीच ऋण की वसूली का मूल्य क्या है, गिरा है, बढ़ा है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डेटा देखते हैं ऋणों की वसूली का, जो कि ऋणों की वसूली का जो डेटा है वो हम यहां देखते हैं। वो है कि 19-20 में 18,316 है और वहां 14,967 है। 18,316, 14,967 पता चला गिरा है। ये बात चल रही है, हमें पता कि ये गिरा है। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। 49 के लिए हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि जो पहले रहा वो 18,316 रहा और बाद में 14,967 है और ये आता है 3,349, गिर गया है, कम हो गया है। नोटिस करिए, बड़ा नहीं है। वैसे अमाउंट से पता चल रहा है कि पहले इतना है और अब इतना है, तो कम हुआ है, बड़ा थोड़ी ना है, कम हुआ है। तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 में पूछा गया है, देखो इस तरह से फिर से एक प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया है कि गैर कर राजस्व का प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। 19-20 में इतना, 21 में इतना, दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंटेज से निकालना है। तो यहां पर फिर से हम अमाउंट देखते हैं 50 के लिए। गैर कर राजस्व के लिए अब हम चलते हैं, जिसमें अमाउंट हमें देखना पड़ेगा। वो है पहले 327157 और अब है जो 20-21 में बताया गया है वो है 385017। तो देखो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में परसेंटेज वाला सिस्टम आपको समझाया था, यहां भी कुछ ऐसे ही आपको परसेंटेज निकालनी है। वो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत चेंज हुआ है, बड़ा है, ये तो बात क्लियर है। 3,27,157 है, अब 3,85,017 है। तो अब हम देखते ये हैं कि कितना इसमें प्रतिशत चेंज आया है। ठीक है, इसके लिए वही तरीका पहले वाला अप्लाई रहेगा। 385017 माइनस 327157, डिफरेंस आता है 57860। तो प्रतिशत निकालने का तरीका अभी हमने बताया। डिफरेंस लीजिए 57860 अपॉन स्टार्टिंग लीजिए 32715 इंटू 100 और ये आता है 17.68%। तो हम आंसर में देखते हैं, हमारा आंसर सी है। हमारा आंसर सी है 17.68। तो 50 के लिए आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सी है। तो 50 नंबर क्वेश्चन के लिए देखो परसेंटेज वाला ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, यहां पर इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, पहचानिए कि कौन सा कर राजस्व का उदाहरण नहीं है। आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आइडिया लगा सकते हो। संपत्ति कर में कर वर्ड लगा हुआ है, आयकर में कर वर्ड लगा हुआ है, निगम कर में कर वर्ड, निगम टैक्स लिखा, सब में तो कर लिखा है, बी में नहीं लिखा, उसमें लिखा है विशेष आकलन। तो सीधी सी बात अगर हम कहें तो 51 का आंसर जो है वो बी है। उनमें बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए 52, राजकोषीय घाटे की गणना का क्या फॉर्मूला है। आपको याद करना है राजकोषीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर, क्योंकि राजकोषीय घाटे में हम उधार को ही निकालते हैं, कितना उधार लेना पड़ेगा।
तो सीधा सा ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर, तो 52 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। चलते हैं 53 पर। 53 में फिर एक बात है कि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ रही हैं लेकिन उधार और अन्य देनदारियां कम हो रही है। हो सकता है कि राजस्व प्राप्तियां अगर बढ़ेंगी, पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ेंगी तो उधार कम लेना पड़े। कथन सत्य है। पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान और सहायता 2019 से 2021 तक घट गई है। हम डाटा देखते हैं, डाटा से पता चलता है घटी नहीं है, बढ़ी है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर डाटा दिखा रहा है कि वहां घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो सी आंसर रहेगा इसके लिए। 54 पर चलते हैं। 54 में है कि प्राथमिक घाटा आपको निकालना है। 54 में प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला होता है वो हम बता देते हैं आपको, और आप उस डेटा को देखकर उसका आइडिया ले सकते हैं। प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये हमें 2020-21 के लिए करना है, तो आप इसके अमाउंट्स देख लीजिए कि 20-21 में राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है। राजकोषीय घाटा है 796,337 796,337, और इसमें ब्याज आपकी जो है वो है 7680 8203, ये है आपकी। तो ये निकल कर आता है 88134। तो आपको साफ पता चल रहा है फार्मूला, आप समझ सकते हो प्राथमिक घाटे का। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान 2021 के लिए ये राजकोषीय घाटे का अमाउंट आपको दिया हुआ है, ब्याज भुगतान का दिया हुआ है, आपने डिफरेंस निकाला है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। 54 नंबर का आंसर है वो ए है। ठीक है।